तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है तृप्ति क्लासेस में। हम लोग एक त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय खत्म कर लिए हैं और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, सोचिए आपने सबसे पहले परिचय पढ़ा, अब अनुप्रयोग पढ़ना है। अनुप्रयोग में आपको मैं एक ऐसे चीज से परिचय करा रहा हूं जो जानकर आपको खुद अपने आप पर गर्व होगा। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है आज से नहीं, तकरीबन 1850 ईस्वी से मैं बता रहा हूं। बृहद त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के माध्यम से, यानी सर्वेक्षण विभाग में त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत पहले से हो रहा है। बृहद त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम था बीतानी सर्वेक्षण परियोजना। यह परियोजना 1852 में चलाई गई। इस परियोजना में जो मुख्य सर्वेक्षण विभाग के मुखिया थे वो फ्रांसीसी थे, और इस फ्रांसीसी व्यक्ति जो थे ये एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने एक ऐसा यंत्र बनाया, उस सर्वेक्षण में एक ऐसा यंत्र तैयार किया गया 1852 में जो त्रिकोणमिति पर आधारित था। और इस यंत्र के माध्यम से यहां से देखकर हम लोग किसी वस्तु की ऊंचाई या कोण बता सकते थे। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत से 160 किलोमीटर की स्थित दूरी पर स्थित 6 बिंदुओं से इसके शिखर का उन्नयन कोण मापा गया और इसकी दूरी क्रमशः देखिएगा, इस शिखर से यह बिंदु 160 किलोमीटर था और यहां से थियोडोलाइट्स के माध्यम से देखकर यहां से उन्नयन कोण बताया गया कि इस शिखर का उन्नयन कोण क्या है, और उन्नयन कोण के माध्यम से ऐसा 6 बिंदु लिया गया और इस सर्वेक्षण के माध्यम से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का माप बताया गया, जिसको आज आप बड़ी आराम से कहते हैं 8848 मीटर। उसका माप सबसे पहले 1852 में ये सर्वेक्षण के माध्यम से बताया गया। 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, जिसकी सबसे पहले इन्होंने ऊंचाई बताई थी, उनके सम्मान में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। ऐसे इस यंत्र का नाम थियोडोलाइट्स है और ऐसे 2 थियोडोलाइट्स का उपयोग किया गया था। लेकिन जानकर आपको खुशी होगा, ये जो थियोडोलाइट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो थियोडोलाइट्स आज भी देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण संग्रहालय में आज भी रखा गया है। इसे आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा कि 1852 में भी त्रिकोणमिति का जबरदस्त उपयोग किया गया और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट आप कहते हैं, इसकी सटीक ऊंचाई बताई जा सकती थी त्रिकोणमिति के माध्यम से। ये तो आपके सामने सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन समझिए भूगोलवेता और सर्वेक्षण विभाग त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा उपयोग करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि एक भाला फेंक प्रतियोगिता में भी एक खिलाड़ी को अपना भाला कितना अंश पर फेंकना चाहिए, उसमें त्रिकोणमिति का योगदान है। एक ऊंची कूद रहा प्रतियोगिता में भी एक विद्यार्थी ऐसे कूदता है तो उसको अपने शरीर को कितना अंश पर उछालना चाहिए, उसमें भी त्रिकोणमिति का उपयोग है। एक लंबी कूदने वाला खिलाड़ी को भी अपने बॉडी को कितना अंश पर उछाले और किस स्पीड से उछाल ले जाए कि वो अधिकतम दूरी तय कर सके, त्रिकोणमिति का उपयोग है। जानकर हैरानी होगी आप, हमारा सेना में कोई भी विभाग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, इन सब में त्रिकोणमिति का बहुत ही बड़ा योगदान है कि किसी गोले को किस अंश पर दागा जाए तो वो कहां तक जाएगा, स्पीड क्या है हमारी हवाई जहाज की, तो फाइटर जेट्स की स्पीड के साथ उसका कोण भी पता करना कि वो सटीक अपने स्थिति पर, लोकेशन पर जाकर गिरे। आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर भी त्रिकोणमिति का योगदान है। यहाँ तक कि आप जो भूगोल में
देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं, इन देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं को खींचने में भी त्रिकोणमिति का एक अहम योगदान है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकालते हैं। अगर आप लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के माध्यम से अक्षांतर रेखा और देशांतर रेखा के माध्यम से, तो उसमें भी कोई बेशुमार है तो उसका नाम है त्रिकोणमिति। आज नहीं, सदियों पुरानी बात है। धरातल पर बैठे बैठे दो तारों के मध्य का दूरी भी हम लोग बता देते हैं, तो ये पॉसिबल हो पाया तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो आपको एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना, प्रश्नावली पढ़ना है कि आप जमीन पर बैठकर और विन एफिल टावर पर चढ़े, बिन मीटर लगाए भी आप बता सकते हैं कि एफिल टावर की लंबाई कितनी है। आप किसी मीनार के पास से अगर 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और आप अगर मीनार को देख रहे हैं तो आपके आंख से उन्हें कोण 30 अंश का बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है आप बड़ी आराम से बता पाए। तो इस चैप्टर में आप सीखने के लिए तैयार रहिएगा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में आप क्या क्या सीख सकते हैं। आप अगर ये पता कर पाते हो, अगर कोण माप सकते हो, तो आप अपने छत पर बैठकर किसी कार की स्पीड बता सकते हैं कि कितना सेकंड में कार से आपका जो अवनमन कोण बन रहा है वह कितना अंश का है, तो आप कार की स्पीड बता सकते हैं। तो आपको एक बेसिक छोटा सा परिचय मिलेगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का इस अध्याय में, तो इसको मन से पढ़िएगा। दो शब्द की अति आवश्यकता होगी इसमें, और ये दो शब्द अवश्य ही सीख लेना है। एक का नाम है उन्नयन कोण और दूसरे का नाम है अवनमन कोण। तो समझिएगा कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और मैं आपको बढ़िया से एकदम परिभाषा भी लिखिएगा, एकदम मजेदार किस्म से इस प्रश्नावली को शुरुआत कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्षैतिज रेखा क्या होता है और क्षितिज रेखा क्या होता है। क्या आपको पता है क्षैतिज और क्षितिज में अंतर? तो पहले आप क्षितिज जानिए। धरातल का वो भाग, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं कहीं, और जब बैठे रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि एक बगीचा है आम का, कुछ दूरी पर स्थित हम लोग से, और उस आम के बगीचे के पास अगर हम लोग देखते हैं बगीचे को ध्यान से, तो लगता है कि जो आसमान है ना बगीचे को इसे टच कर रहा है। उसके आगे ऐसा कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और आसमान एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों। तो एक ऐसा दृश्य जहाँ पर धरातल और आसमान आपको सटता हुआ प्रतीत हो रहे हों, उसे क्षितिज कहते, जो एनसीईआरटी में किताबों का नाम भी है क्षितिज। हिंदी के किताब का नाम है क्षितिज। लेकिन क्षैतिज की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्षैतिज रेखा। तो आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपको दो रेखा से परिचय जरूर होगा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। तो समझिएगा आज क्षैतिज रेखा क्या होता है। यह अगर मैं कहूं कि मैं एक लाइन खींच रहा हूं, एक रेखा खींच रहा हूं, अगर यह रेखा जिस समतल पर मैं खड़ा हूं, जिस तल पर मैं खड़ा हूं, उस तल के अगर समांतर है, उस तल के अगर समांतर है, तो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा पर जो 90 अंश पर खींची जाती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। तो मैं आपसे क्षैतिज रेखा की बात करूंगा। क्षैतिज रेखा समझिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहला बात जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है बाबू? उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए, एक प्रेक्षण है। प्रेक्षण किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के बारे में सर्वेक्षण कर रहा है, सर्वे कर रहा है, तो उसको प्रेक्षण कहते हैं। एक व्यक्ति यहां पर बनी मीनार को, अब देखिएगा मैं आपको मीनार नहीं बना सकता हूं, लेकिन एक डायग्राम खींचूंगा।
यहाँ पर एक मीनार बनी है, ये एक सतह है, इस सतह पर ये एक मीनार है और इस मीनार के सतह को वह देख रहा है। तो जब कोई वस्तु को आप नीचे हो और यहाँ से इसके शिखर को देखेंगे, तो जब कोई वस्तु ऊपर होती है और आप नीचे से देखते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसको उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन आप इस तरह परिभाषा नहीं दे सकते हैं। भोजपुरी में मजाक के लिए आप कह सकते हैं कि अगर आप सिर उठाकर किसी वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और सिर झुकाकर जब किसी वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना। इसको परिभाषित करने के लिए वेल मेंटेन तरकीब क्या है, सुव्यवस्थित एक परिभाषा क्या होगा, वैसे आपको बोलना है। समझिएगा, जब किसी प्रेक्षक के आंख के समांतर या आंख से एक क्षैतिज रेखा खींची जाए, ये जरूर धरातल था और मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं। समझिएगा, ये एक धरातल है, इस धरातल पर यहाँ पर चिंटुआ खड़ा है। समझिए, इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति के आंख से एक हम लोग क्षैतिज रेखा खींचेंगे। कैसी रेखा खींचेंगे? क्षैतिज रेखा, जो इस धरातल के क्या होगा, समांतर होगा। तो इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा, और ये है समतल। समतल, समझिएगा, जब किसी प्रेक्षक के आंख से एक क्षैतिज रेखा खींची जाए जो समतल के क्या हो, समांतर हो, तो इस क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु होगी तो उस वस्तु तथा प्रेक्षक के आंख को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण। डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल टेंशन न ले, एकदम आराम से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब किसी प्रेक्षक के आंख से एक क्षैतिज रेखा खींची जाए और कोई वस्तु इस क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो, तो उस वस्तु तथा प्रेक्षक के आंख को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये वस्तु, तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा बढ़िया से परिभाषा को, कि प्रेक्षक, या मैं लिखवा भी दे रहा हूं, प्रेक्षक के आंख से खींची गई क्षैतिज रेखा, खींची गई क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु स्थित हो, कोई वस्तु स्थित हो, तो उस वस्तु एवं प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य, क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। क्या सही में आप समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए तो भोजपुरी का वही ट्रिक याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु आपके आंख के ऊपर स्थित हो और जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक, आपको दूसरा हेडिंग पढ़ना है अवनमन कोण।
अवनमन कोण। और अवनमन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। समझिएगा अब अवनमन कोण क्या होता है। एक यहां पर मीनार है या कोई भी वस्तु हो, इस समतल पर है। इस मीनार पर एक लड़का है। इस मीनार पर एक लड़का है। इसकी क्रमशः ये आंखें हैं। यहां पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। यहां पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। तो अभी भी प्रेक्षक के आंख से खींची गई क्षैतिज रेखा इसके सदैव समांतर होगी। एक यहां पर क्षैतिज रेखा जो इसके क्या होगी, समांतर होगी। इसको मैं लिख दे रहा हूं क्षैतिज रेखा। क्या लिखेंगे, क्षैतिज रेखा। तो प्रेक्षक के आंख से खींची गई क्षैतिज रेखा के जब नीचे कोई वस्तु स्थित हो, यहां पर वस्तु है, कोई वस्तु नीचे स्थित हो, तो वस्तु तथा प्रेक्षक के आंख को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। मतलब अगर कोई बौका यहां से ना किसी बौकी को नीचे देख रहा हो तो अवनमन कोण बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये आंख से क्षैतिज रेखा होना आवश्यक है। तो आप अवनमन कोण के परिभाषा में लिख लीजिएगा। इसी आधार पर क्या लिखना है, लिखेंगे कि प्रेक्षक के आंख से खींची गई क्षैतिज रेखा के नीचे कोई वस्तु स्थित हो तो उस वस्तु एवं प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो क्या आपको उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण समझ में आ गया है कि नहीं आया है? नहीं आया होगा तो एक बार आप पुनः फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 2 पढ़ने वाले फ्रेंड्स के यहाँ मेरा चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।